जय हिंद दोस्तों, मैं उत्कर्ष राजपूत आपका अपने एजुकेशन चैनल उत्कर्ष एजुकेशन अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रत्यास्था। तो प्रत्यास्था को आज हम समझेंगे कि प्रत्यास्था क्या होता है। ये एक यांत्रिक गुण है जो कि पदार्थों में पाया जाता है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह किसी बाह्य बल के द्वारा अपनी अवस्था, ठीक है, ये यहाँ अवस्था जो बिंदु है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बाह्य बल के कारण अपनी अवस्था, आकार, आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है तथा बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः प्राप्त कर लेती है या प्राप्त करने का प्रयास करती है, प्रत्यास्था कहलाती है। ठीक है, अगर हम इस बात को समझना चाहें तो अगर हम कोई रबड़ लेते हैं, ठीक है, जैसे ये कोई रबर है, इस रबर को हम क्या करेंगे, एक फोर्स इधर से लगाएं और एक फोर्स इधर से लगाएं, ठीक है। तो जब इसको हम दोनों साइड से इस तरह से खींचेंगे, स्ट्रेस करेंगे, तो होगा क्या, ये अपने साइड को कुछ चेंज कर लेगा। ये कुछ मान लीजिए कुछ इसकी लंबाई बढ़ गई, हालांकि चौड़ाई तो नहीं बढ़ेगी लेकिन लंबाई इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, और चौड़ाई इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। कुछ असर तो पड़ेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, जब लंबाई बढ़ रही है तो चौड़ाई में भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। इस बात पे हम नहीं ध्यान देते हैं, अभी केवल हम इतना समझते हैं कि प्रत्यास्था क्या है। तो जब हमने एक फोर्स यहाँ पे इसको लगाया, फोर्स लगाने के बाद हुआ क्या, ये इस पोजीशन पे आ गई, ठीक है। तो जब इसकी लंबाई बड़ी होगी तो यहाँ हुआ क्या होगा, अगर हम इस पोर्शन को काट के देखें, अगर हम इस पोर्शन को काट के देखें तो यहाँ एक फोर्स डेवलप हुआ होगा जो इस पार्ट को इधर खींच रहा होगा, और इस पार्ट पे एक फोर्स डेवलप हुआ होगा जो इस पार्ट को इधर खींच रहा होगा। अगर हम सपोज इसे मान लें पी फोर्स है ये कोई, ठीक है, जो इस वाले पार्ट को इधर खींच रहा है, इस पार्ट को इधर खींच रहा है, तो एक्चुअली में ये जो फोर्स है इसका इंटरनल फोर्स है। ये कर क्या रहा है, ये इसको वापस लाने की प्रयास कर रहा है, ठीक है। जैसे ही हम इस फोर्स को रिमूव करेंगे, जैसे ही हम इस फोर्स को रिमूव करेंगे, ये होगा क्या, ये अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा, जैसा था वैसा ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हमने कोई बाह्य बल लगाया, ठीक है, जैसा ये ऊपर लिखा हुआ है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने बाह्य बल के द्वारा, ठीक है, किसी बाह्य बल के द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। तो ये बाह्य बल लगा हुआ है यहाँ पे, ये एक बाह्य बल हमने लगाया इस वस्तु के ऊपर, रबर के ऊपर, और इस बाह्य बल के कारण ये कर क्या रहा है, अपनी अवस्था को इंटरनली जो इसके अंदर फोर्स, इसके अंदर जो इसके अणु होंगे वो आपस में लिंक होंगे एक दूसरे से, तो वो लिंक होंगे तो वो आपस में क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को पास पास लाने का प्रयास कर रहे होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसमें एक इंटरनल फोर्स डेवलप होगा, और इंटरनल फोर्स क्या करेगा, ये अपनी इसकी प्रारंभिक अवस्था जो थी उसे पुनः वापस लाने का प्रयास करेगा, या प्रयास करता है। अगर कोई हम दूसरा मटेरियल ले लें तो उसमें अगर वापस नहीं आता लेकिन फिर भी वो प्रयास करता है कि उसकी इनिशियल जो कंडीशन थी उसके आकार और आकृति में जो परिवर्तन हुआ, ठीक है, आकार और आकृति दोनों में ही परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे आकृति की बात करें, आकृति चीज अगर नहीं समझ में आ रही है तो जैसे कि हम बात करें किसी बॉल की बात कर लेते हैं, ठीक है, कोई अगर रबर की हम गोल बॉल ले लें और उसको हम इधर उधर से दबाएं, ठीक है, कोई फोर्स इधर से भी लगाएं, इधर से भी फोर्स लगाएं, तो ये गोल नहीं रहेगी, ये गोल ना रह करके कुछ इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से कुछ ऐसी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसकी आकृति में परिवर्तन हो गया, ठीक है, और इसका आकार भी यानी कि साइज भी चेंज हो गया। तो यहाँ पे ये चीज होती है कि ये एक यांत्रिक प्रॉपर्टी हम इसे कह सकते हैं किसी भी मटेरियल की, और किसी भी पदार्थ का जो गुण होता है वो इलास्टिक नेचर शो करता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि आकार और आकृति के परिवर्तन का विरोध ही क्या है, प्रत्यास्था है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है इलास्टिक प्रत्यास्था के अलग अलग प्रॉपर्टी को समझते हैं कि आखिर ये प्रॉपर्टी जो है अलग अलग पदार्थ कैसे शो करते हैं और कौन कौन से पदार्थ शो करते हैं। अगर हम पूर्णतः प्रत्यास्थ की बात करें, ये वाले जो पूर्णतः प्रत्यास्थ की बात करें, तो हालांकि कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो कि पूर्णतः पदार्थ हो, लेकिन फिर भी हम कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसे मानते हैं कि ये पूर्णतः प्रत्यास्थ है। अब पूर्णतः प्रत्यास्थ का मतलब क्या है कि जैसे हमने किसी पदार्थ को अगर खींच करके उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन करने का प्रयास किया, ठीक है, ये कोई कुछ था और इसको हमने ऐसे फोर्स लगाया
और इसको बदलने का, इसकी आकृति और आकार में परिवर्तन करने का हमने कुछ प्रयास किया। ठीक है, जैसे ही हमने इस फोर्स को रिमूव किया, ये जैसी थी वैसी ही मिल गई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे किसी हेयर बैंड की बात करें तो हेयर बैंड को अगर हम पकड़ के खींच दें और फिर से उसे छोड़ दें तो वो वापस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक लिमिट के बाद अगर हम उसे ज्यादा खींच दें तो वो वापस नहीं आएगा, उसकी रबड़ जो होती है वो खिंच जाती है। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टी को हम लोग समझेंगे आखिर ऐसा क्यों होता है और ये क्या, इसके बाद इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो पूर्णतः प्रत्यास्थ का मतलब ये है कि अगर हम किसी बॉडी को कोई फोर्स लगा के उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन करते हैं और उसके बाद जैसे ही उस फोर्स को हम रिमूव करते हैं तो वह पूर्णतः वापस अपने आकार में आ जाता है। ठीक है, तो बल हटाने के बाद पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेना। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा पूर्णतः प्रत्यास्थ है। ठीक है, इसकी बात करें अगर इसके कुछ एग्जांपल्स दें तो एक क्वार्ट्ज फाइबर होती है, क्वार्ट्ज फाइबर, तो वो क्या काम करती है, ये बिल्कुल पूर्णतः प्रत्यास्थ का काम करती है। ठीक है, और एक फॉस्फर और होता है जो कि पूर्णतः प्रत्यास्थ का ही काम करता है। ठीक है, तो आई थिंक पूर्णतः प्रत्यास्थ समझ में आ गया होगा कि क्या है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें पूर्णतः प्लास्टिक। तो पूर्णतः प्लास्टिक क्या होता है, पूर्णतः प्लास्टिक का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज में या किसी वस्तु की आकृति में कोई परिवर्तन कर दें तो वो बिल्कुल भी रिटेन ना हो, वो वापस अपनी अवस्था में आए ही ना। ठीक है, तो वैसे तो नॉर्मल अगर हम इसकी देखें कि क्या हो सकता है, तो इसमें अगर हम गीली मिट्टी लें, ठीक है, या फिर मोम की बात करें, अगर इनको हम पकड़ के एक बार खींच देना तो ये वापस नहीं आते। आपने देखा होगा मोमबत्ती को अगर आप थोड़ा सा भी खींच दो ना तो जैसी हो जाती वैसी हो जाती है, उसके बाद वो अपने साइज, अपने आकार और आकृति को रिटेन नहीं करती। तो ये क्या है, हमारी पूर्णतः प्लास्टिक है। आई थिंक मेरे पास समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं दृढ़ वस्तुओं को कि ये दृढ़ वस्तुएं क्या होती हैं। तो दृढ़ वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनको अगर हम कोई बाह्य बल लगा करके उसकी आकार और आकृति में कोई परिवर्तन करना चाहें तो कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होता। ठीक है, जैसे हम अगर बात करें डायमंड की, जो हमारा हीरा है, या फिर हम बात कर लें पत्थर की, स्टोन की बात कर लें, तो ये क्या होते हैं, अगर आप इसमें कोई फोर्स वगैरह, बल वगैरह लगाओ, अगर आप नॉर्मली जानते भी हो, अगर कोई पत्थर अगर आप लो और उस पर बल लगाने का प्रयास करो, ठीक है, तो उसकी आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ अगर किसी स्टूडेंट के मन में ये बात आ जाए कि परिवर्तन तो नहीं होता, लेकिन हम एक लिमिट से ज्यादा अगर उस पर बल लगा दें तो वो उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं होगा, वो दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो टूट जाएगा, वो चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, तो वो दूसरी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में चला जाएगा, वो प्रत्यास्थ नहीं है। ठीक है, वो अपने आकार और आकृति को रिटेन नहीं कर रहा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो दृढ़ वस्तुएं क्या है, जिसमें हम बल लगाने के बाद उसकी आकार और आकृति में कोई भी परिवर्तन पॉसिबल नहीं होता, तो हम उन्हें दृढ़ वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों अच्छे से आपको समझ में आया होगा, पूर्णतः प्रत्यास्थ, पूर्णतः प्लास्टिक और दृढ़ वस्तु। तो दोस्तों अब हम लोग समझेंगे विकृति को। विकृति क्या होता है। ठीक है, किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर उसकी मूल लंबाई में वृद्धि तथा मूल लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि सपोज ये एक बॉडी है और इस पे हमने एक फोर्स लगाया F। ठीक है, ये एक बॉडी है, यहाँ पे फिक्स कर दी है और इस बॉडी पे हमने एक फोर्स लगाया F। ये फोर्स लगाने के बाद होगा क्या, इस बॉडी की लंबाई बढ़ जाएगी। ये कुछ इतनी लंबाई की हो गई। इसकी प्रारंभिक लंबाई L थी और जो लंबाई में वृद्धि हो गई डेल्टा L। ठीक है,
तो विकृति की अगर हम बात करें, कोई F बल लगाने के बाद जो इसमें स्ट्रेन पैदा हुआ, ठीक है, जो विकृति पैदा हुई वो लंबाई में वृद्धि बटे मूल लंबाई, ठीक है। तो लंबाई में वृद्धि और मूल लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। यही हमारी डेफिनेशन भी कह रही है कि किसी वस्तु पर वायु बल लगाने पर उसकी मूल लंबाई में वृद्धि तथा मूल लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं, ठीक है। तो विकृति समझ में आ रही होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें विकृति के मात्रक की, तो ये क्या बनेगा जा करके डेल्टा L अपॉन L, ठीक है। और लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर सेंटीमीटर इस तरह का होता है। तो अगर ऊपर भी लंबाई है और नीचे भी लंबाई है तो ये इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा, ये मात्रक के बिना मतलब इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि विकृति का मात्रक नहीं होता। तो पैट के एग्जाम में अगर वो पूछ लेता है कि कुछ राशियां दे देता है और आपसे कहता है कि बताइए निम्न में किसका मात्रक है या किसका नहीं है, तो हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो हमारी विकृति होती है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे विकृति के बाद प्रतिबल को। तो दोस्तों यहाँ पे हम समझेंगे प्रतिबल को। प्रतिबल क्या होता है, बाह्य बल के कारण वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम प्रतिबल कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी बॉडी पे अगर हम कोई बल लगाएंगे तो बल लगाने के बाद क्या करेगी, बॉडी उस बल का विरोध करेगी और उस विरोध के कारण एक दूसरा बल जनरेट हो जाएगा जिसे हम आंतरिक बल कहते हैं, ठीक है। तो हम इसे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरह से आंतरिक बल जनरेट होता है, ठीक है, अणुओं में किसी पदार्थ के। जैसे ये कोई बॉडी है हमारे पास, इस बॉडी पे एक फोर्स हमने इधर F लगाया और दूसरा फोर्स एक F इधर लगाया, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो इसका साइज कुछ बढ़ जाएगा, ये कुछ इसकी लंबाई में चेंज आ जाएगा, ये लंबी हो जाएगी कुछ, ठीक है। लंबी होने के बाद अगर यहाँ पे हम इसे कट करें, सपोज इसको यहाँ से हम कट करके देखें, तो कट करने पे क्या होगा कि ये हिस्सा इस वाले हिस्से को कुछ इधर खींच रहा होगा, मान लेते कोई P फोर्स से खींच रहा है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा इसे खींच रहा होगा P फोर्स से। तो हमने पढ़ा है न्यूटन्स का सेकंड लॉ, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब हमने कोई फोर्स F लगाया तो उस पदार्थ में क्या हुआ, एक आंतरिक बल जनरेट हुआ। आंतरिक बल को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है बाह्य बल के कारण वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को, मतलब अंदरूनी प्रतिक्रिया बल, ठीक है। अंदरूनी प्रतिक्रिया बल जो जनरेट हुआ उसे क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रतिबल बराबर क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमारे पास जो स्ट्रेस का फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है, जो हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला निकलता है, स्ट्रेस बराबर F अपॉन एरिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। अक्सर पैट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई प्रतिबल का फॉर्मूला निम्न में से सही है, ठीक है। और इसमें आपको पूछा जा सकता है कि प्रतिबल का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकला है ये बल बटे क्षेत्रफल निकला है। तो बल का जो वो मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रतिबल का मात्रक बनेगा जा करके वो बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस मात्रक को भी ध्यान में रखना है, प्रतिबल का मात्रक भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो प्रतिबल मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे हुक का नियम, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ हम लोग बात करेंगे हुक के नियम की, ठीक है। तो हुक का नियम क्या कहता है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो यहाँ प्रत्यास्थता की सीमा समझना बहुत ही जरूरी है। तो प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो एक स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ बनता है, जिसमें अगर हम बल को लगाते लगाते बढ़ाते जाएं, ये इस तरह का कुछ ग्राफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेस होता है और यहाँ पे हमारा स्ट्रेन होता है। ये जो लाइन होती है, लाइन में एक पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं प्रत्यास्थता की सीमा, इलास्टिक लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यहां तक क्या होता है कि हुक का नियम जो होता है ये फॉलो होता है। उसके बाद हुक का नियम फॉलो नहीं होता। तो हुक ने बताया कि भाई प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर आप जो बल लगाते हैं किसी वस्तु पर, उसके कारण जो विकृति और प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, तो जो प्रतिबल होता है ये प्रोपोर्शनल होता है विकृति के। यहां पर अगर हम देखें कि भाई प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हम हटाएंगे तो जो हमारा प्रोपोर्शनल जो कांस्टेंट आता है वो मटेरियल स्टिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मटेरियल पे डिपेंड करती है। जैसा हम मटेरियल लेंगे उसको उसका कांस्टेंट उसी हिसाब से चेंज होता रहता है। इसे हम बोलते हैं ठीक है। तो प्रतिबल जो होता है वो विकृति के प्रोपोर्शनल होता है। जब हम इसे हटाते हैं तो हमारे पास आता है प्रतिबल बटे विकृति बराबर ई बोल दे रहे हैं इसे, ठीक है। ये होता है प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। इसे हम यंग मॉडुलस भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम यंग मॉडुलस भी बोलते हैं। तो हुक का नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर किसी वस्तु पर में उत्पन्न विकृति उस बल पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। इसे ध्यान में रखना। इस तरह से लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन और बोल इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ होगा, बताइए कौन सा हुक लॉ को बताता है, ठीक है। या फिर ये वाला फॉर्मूला दिया हो सकता है, बोलेगा कि बताइए भाई हुक लॉ इनमें से कौन सा फॉर्मूला हुक लॉ को प्रदर्शित करता है। इस तरह की चीजें अक्सर UPSSC के एग्जाम में पूछी जाती हैं और पूछी गई हैं, ठीक है। इसके आगे भी हम कुछ इसे हुक्स लॉ को समझने का प्रयास करते हैं। अगर यहां पे हम बात करें यंग मॉडुलस की, तो ये हमारे पास निकला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा, जो स्ट्रेस का फॉर्मूला था ये था फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और जो स्ट्रेन हमारे पास था ये हमारे पास था डेल्टा L अपॉन L। अगर हम इन दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में अगर हम रखें तो हमारे पास क्या निकल के आता है ये हम देखते हैं। तो हमारे पास निकलेगा E बराबर F अपॉन A अपॉन डेल्टा L अपॉन L, ठीक है। तो ये L ऊपर चला जाएगा और ये डेल्टा L नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास निकलेगा E बराबर F L अपॉन A डेल्टा L, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि किसी वस्तु को अगर हम खींचें
ठीक है, अगर किसी वस्तु को खींचें और उसकी लंबाई में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए, बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए, तो बहुत अधिक परिवर्तन कहाँ आएगा, डेल्टा एल यहाँ आएगा, और ये क्या करेगा, ई की वैल्यू को कम करेगा। यानी कि हम अगर बात करें रबर की और लोहे की रॉड की, तो किसमें प्रत्यास्था गुणांक ज्यादा होगा, ठीक है। तो रबर अगर हमने जरा सा फोर्स लगाया ज्यादा खींचेगी, तो डेल्टा एल यानी कि ये ई की वैल्यू को क्या करेगा, कम करेगा, यानी कि प्रत्यास्था गुणांक किसका ज्यादा होगा, लोहे का ज्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो इस तरह से कभी ऑप्शन दे दे कि बताइए भैया रबर और लोहा और ये दिया गया है, इसमें से किसका प्रत्यास्था गुणांक ज्यादा होगा, तो हमें देखना आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आता है E बराबर एफ एल इंटू ई बराबर एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो ये हमारे पास हुक का नियम था। तो इस चैप्टर में हमने समझा कि विकृति क्या होती है, प्रतिबल क्या होता है और हुक का नियम, ये तीनों चीज़ें ही इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर में, और ये तीनों चीज़ें मुझे लगता है आपकी समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए कि अगला वीडियो आप किस पे देखना चाहते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।